हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके सामने ले आए हैं डिस्कशन बायोलॉजी नीट 25 के लिए जो मंथन 2.0 चल रहा है। इसकी हम जो टेस्ट आईडी है 107 का आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ, एकदम से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में द सेल शोन इन द गिवन फिगर इज द मोस्ट एक्यूरेटली एट। तो आपको पता है ये सेल डिवीजन की स्टेज है। सेल डिवीजन की स्टेज आपको पता है, एक चीज बेसिक सी बात है आपको पता होना चाहिए। हमारी सेल में, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में, अगर यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्रोमोसोम होता है ना, लेकिन ये क्रोमोसोम सेल में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। जब सेल डिवाइड करती है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, दैट मीन हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप, जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ये कंडेंसेशन करता है और कंडेंसेशन करके बनाता है क्रोमोसोम। क्लियर। तो देखिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है, केवल और केवल प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के समय। तो देखिए अब हम बात करें, अगर छोटी सी बात हम करें यहां पर किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। जरा देखिए सेल डिवीजन में क्या है। अब देखो सेल डिवीजन क्या है, जरा देखते हैं सेल डिवीजन के बारे में। देखो ये हमने आपके सामने एक सेल साइकिल बनाने की कोशिश करी है। अब सेल साइकिल में आपको पता है सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं, पहला इंटरफेज में, इंटरफेज, और दूसरा है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बाकी सारी चीजें तो पता ही होती है। देखो इंटरफेस में क्या करती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, और इंटरफेज में हम पढ़ते हैं G1, S और G2, और डिवीजन फेज में हम लोग पढ़ते हैं M फेज। कौन सी फेज पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। M फेज पढ़ते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में। तो हम इसको 4 फर्दर फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये पूरा जो डिवीजन है ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की प्रक्रिया है, इसको हम कैरियोकाइनेसिस नाम देंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब जरा देखना, कोई सेल जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए इंटरफेज पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती तो इंटरफेज है। लेकिन अगर इनमें हम आपसे पूछे कि G1S G2 में बताओ किसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, तो आप बताओ। पूरे साल भर पढ़ते हो, एग्जाम नीट का तो एक ही दिन होता है ना, 4 मई को आने वाला ना, ठीक है। तो एक ही दिन एग्जाम है, और जब एग्जाम होता है ना तो एग्जाम से पहले आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करते हो। तो सिंपल सी बात यह है, इसका मतलब देखो M फेज से पहले वाली फेज कौन सी है, G2 है, क्योंकि इसके बाद तो M फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब अगर इनमें सबसे ऑप्शन पूछा जाए तो G2 ऑप्शन लगाना, ठीक है। तो हम जरा सेल की बात करते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल में बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंटरफेज पढ़ रहे हैं और डिवीजन फेज पढ़ रहे हैं। तो ये देखो डिवीजन फेज में हमारे पास क्या है, M फेज है। M फेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है G1S और G2, G1S एंड G2। अगर हम इसमें बात करें, देखो आपको पता है अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल जो होता है 24 आवर में एक सेल डिवाइड कर जाती है। यही हमारे ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट कितने मिनट में, 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है। अब जरा देखना, आपसे ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है इस पेपर में। तो देखना वो क्या है कि जो सेल में इंटरफेज है वो कितना लेता है, तो आपको पता है 95% ड्यूरेशन जो होता है इंटरफेज कंज्यूम करता है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो 23 आवर्स ड्यूरेशन कहां पर लगता है, इंटरफेज में लगता है, और ओनली 1 आवर का ड्यूरेशन किस में लगता है, जल्दी से बताओ भाई, डिवीजन फेज में लगता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ जाए कि G1S और G2 में सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, तो आप बताएंगे G1 में।
एवरेज, देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स का टाइम यहां पर लगता है और 8 आवर्स का टाइम एस फेज में लगता है एंड 4 आवर का टाइम कहां पर लगता है, यहां पर लगता है, और 1 आवर का टाइम कहां पर लगता है, जल्दी से बताओ फटाफट, एम फेज में लगता है 1 आवर का टाइम। क्लियर? तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपके किसके लिए, सेल साइकिल के लिए। आपको पता है जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इसके बाद होगा कौन सा डिवीजन, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। तो जरा देखते हैं हम ये, अब ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि सेल जो यहां पर दिखाई गई है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है ये सेल जो है प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है ना। पहले तो मैंने बताया कि डीएनए ऐसे सेल में प्रेजेंट होता है, ये सेल है तो सेल में कैसे डीएनए प्रेजेंट होगा, इस तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ऐसे थ्रेड के फॉर्म में ऐसे डीएनए प्रेजेंट होगा। अंदर न्यूक्लियोलस होगा, बाहर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। जब प्रोफेज में सेल आती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें डिसअपीयर होना शुरू कर देती हैं। क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट, ये डिसअपीयर हो जाएगी। क्लियर? अरे यहां पर तो पूरी सेल ही डिसअपीयर हो गई। मेरे कहने का मतलब है सेल के अंदर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें क्या हो जा रही हैं, डिसअपीयर होनी है। ठीक है, अब बनेगा क्या, जो हमारे पास डीएनए था सेल के अंदर न्यूक्लियस में, वो क्रोमोसोम में कंडेंस होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होकर के मेटाफेज पर मेटाफेसिक प्लेट पे जाता है। तो ये मेटाफेज से पहले की स्टेज है, ये प्रोफेज की स्टेज है, इसको हम बोलते हैं व्हाट, द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपके सामने, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्लियर है? चलिए भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल, how the cytokinesis plant is different from as compared to the animal cell। तो जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल से कैसे अलग है। एक बात याद रखना, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस के बारे में, तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है सेल प्लेट मेथड के थ्रू। किसके थ्रू होती है, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट मेथड के थ्रू होती है, जबकि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो फरो मेथड के थ्रू होती है। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लांट और यहां पर लिख दिया एनिमल। ठीक है, चलो देखो जल्दी से फटाफट, तो यहां पर जल्दी से बताओ, सेल प्लेट मेथड अंदर से बाहर की तरफ होती है, किसमें, साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में होती है। यहां पर फरो बन जाएगा सेल में, और जब सेल में फरो बन जाएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा, जस्ट लाइक दिस। ये देखो ये फरो बन गया और फिर इस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एनिमल सेल में। तो बताओ सेल प्लेट मेथड किस में होता है, फटाफट बताओ जल्दी से। सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल में होता है और फरो मेथड किस में होता है, जल्दी बताओ फटाफट, एनर्जेटिक। फरो मेथड इज एनिमल सेल, फरो मेथड किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फरो appears in the plasma membrane of the plant cell। गलत ऑप्शन है, प्लांट सेल डू नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस, ये भी गलत है। प्लांट सेल अगर सेल डिवीजन करेगी तो इसको साइटोकाइनेसिस तो करना ही होगा। ठीक है, अब जरा देखना नेक्स्ट है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट। बात सही मिल गई आपको। प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ऐसा कुछ नहीं होता है प्लांट सेल में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो गया वो थर्ड हो गया 102 के लिए। क्लियर? तो इस तरह से आपने साइटोकाइनेसिस, अब आपको यहां पर एडिशनल बात याद रखनी है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 को। ठीक है, देखो भैया जल्दी से क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 103। चलो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 103, जल्दी से फटाफट बताओ क्या है। क्वेश्चन में कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द प्रोफेज इन द माइटोसिस। आपको पता प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द
क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अरे मैंने आपको अभी अभी तो बताया था कि जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होने लगते हैं। क्या बनाने के लिए? जल्दी से बताओ। क्रोमोसोम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्रोमोसोम बनाने के लिए ये कंडेंस होने लगते हैं। ये देखो कौन सा फेज है, ये देखो। और डिवीजन फेज जो है यहां पर ये प्रोफेज है। तो इस प्रोफेज में जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं। क्या बनाने के लिए? क्रोमोसोम बनाने के लिए। क्लियर? तो यहां पर मुझे लगता है ये बात सही होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली सही। अरे नहीं, अभी इसके नीचे भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम विच डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज बीइंग मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग द प्रोफेज। ठीक है, अब जरा देखना, मैंने आपको बताया एक बात अच्छे से याद रखना। जो सेंट्रियोल होता है ना, सेंट्रियोल, ये देखो एस फेज देख रहे हो ना, एस फेज। अब देखते हैं इस एस फेज में क्या होता है, जरा हम आगे बनाते हैं, इस एस फेज को थोड़ा आगे बनाते हैं और आपको बताते हैं। देखो एस फेज है, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। हम यहां पर केवल एस फेज ही देखने जा रहे हैं। अब देखो यहां पर मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी, ऐसे करके। वैसे आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सेल डिवीजन के समय डिसअपीयर हो जाती है ना प्रोफेज में। ठीक है, तो यहां पर एक डीएनए ऐसा है, ठीक है, तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। क्या होता है? डीएनए का अमाउंट, अगर यहां पर डीएनए 2C है तो यहां पर डीएनए कितना हो जाता है? 4C हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होते, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन कहां पर होता है? इनसाइड द ये न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। देखो ये आप अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एस फेज की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात याद रखना, एस फेज जब चल रहा था तो क्या डिवीजन फेज स्टार्ट हुई थी? नहीं ना। ठीक है, अगर जब तक डिवीजन फेज नहीं स्टार्ट होगी, कौन सी डिवीजन फेज? जरा देखो ये सामने आपके मैं डिवीजन फेज दिखा रहा हूं फटाफट। ये डिवीजन फेज कौन सी? एम फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। जब तक डिवीजन फेज नहीं स्टार्ट होगी तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज बनी रहती है। और हम बात कर रहे हैं यहां पर एस फेज की। तो एस फेज में बताओ जल्दी से फटाफट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? पक्का होगी ना। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो एस फेज है और एस फेज में यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और आपको पता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है डबल हो जाता है। और यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म पर जो सेंट्रियोल है, क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल का जो अमाउंट है, मान लिया ये यहां पर हमारे पास सेंट्रियोल है, ऐसे करके सेंट्रियोल है, और इससे क्या बन जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा सेंट्रियोल से। टोटल कितने सेंट्रियोल बन जाएंगे? 4 की रिक्वायरमेंट तो है। अरे आप कहेंगे 4 की रिक्वायरमेंट क्या? क्योंकि मैंने कहा कि जब ये दो सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर ऐसे लग जाएंगे तो ये बनाएंगे सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो होते हैं अपोजिट पोल पर जाते हैं, ठीक है, दो पोल बनाने का काम करते। तो ये साइटोप्लाज्म में क्या है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है। और यहां पर न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एस फेज के समय पर। आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सेंट्रोसोम जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था वो क्या होगा? मूव करेगा अपोजिट पोल पर ड्यूरिंग द प्रोफेज। ठीक है, तो अपोजिट पोल पर क्या जाएगा? सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर जाएगा। ये भी बात सही है। प्रोफेज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब हम उसको प्रोफेज के एंड में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहां पर कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए हम देखते हैं इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या हमारा ऑप्शन बनने वाला है। चलिए भाई जल्दी से चेक करते हैं। बताओ भाई, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। देखते हैं भाई, फटाफट चेक करते हैं क्या आंसर बनने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड is the correct option for this question. Clear? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 में दिया हुआ है द रोल ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस ड्यूरिंग द माइटोसिस। देखिए
द रोल ऑफ स्पिंडल ऑपरेटर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस क्या होता है बताइए। क्या ये टाइमिंग को कंट्रोल करता है? नहीं, गलत बात है। क्या ये डीएनए नया डीएनए प्रोड्यूस करता है? नहीं, ये तो एस फेज में प्रोड्यूस होता है। क्या ये सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है? ये भी गलत जवाब है। तो बचा क्या? फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 104। क्लियर? नाउ मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 105। 105 इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा है। देखते हैं विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। ठीक है, 105 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एम फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एम फेज तो सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज हो नहीं सकती। ड्यूरेशन बताया था, याद है? ये देखो, एम फेज टोटल इंटरफेज में 23 आवर्स का टाइम लग रहा था, 95% ड्यूरेशन। और जो एम फेज में था 1 आवर का टाइम लग रहा था। तो क्या ये बात सही थी? गलत हो गई ना? चलो ठीक है। तो एम फेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल नहीं है। नेक्स्ट, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। आपको पता है कौन से फेज पर होता है? कौन सा वो स्पेसिफिक फेज है? दैट स्पेसिफिक फेज इज एस फेज। क्लियर? तो ये बात सही लग रही है। क्वेश्चन में दिया ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। ये बात पूरी तरह से गलत है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सारी की सारी सेल अगर एक साथ डिवाइड करने लगेंगी तो जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो ये बात भी गलत हो गई। अगला क्वेश्चन है माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। देखिए, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो एनिमल्स में, देखो याद रखना, एनिमल्स में जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी होता है और हैप्लॉयड सेल में भी होता है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब आपका जो सही ऑप्शन है वो है 105 का थर्ड। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 106 आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन में हमें ये दो स्टेटमेंट दिए हैं। इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड रन पैरेलल। बेटा पैरेलल कहां होते हैं? आपको पता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये 3' होता है तो ये 5'। क्लियर? इसका मतलब वो एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल तो नहीं होते। तो पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है द नाइट्रोजन बेसिस इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सुगर फॉस्फेट बैकबोन फेसेस इनसाइड। आपको पता है ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही लग रहा है और स्टेटमेंट फर्स्ट गलत लग रहा है। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो डिस्कशन तो बहाना है भाई, आपको डॉक्टर तो बनाना है। हाँ, नीट 25 डॉक्टर। क्लियर? तो देखो फ्यूचर डॉक्टर क्या होता है डीएनए, छोटी सी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं। देखो ये हम आपके पास एक पेंटोज शुगर बना रहे हैं। दिस इज द पेंटोज शुगर। ठीक है, इस पेंटोज शुगर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम डीएनए की बना रहे हैं तो इसको अगर फर्स्ट कार्बन समझते हैं, सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता नहीं, ये वाला ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि 2-डीऑक्सीराइबोज इस शुगर का नाम है। और थर्ड पर तो होगा ही होगा, ये हमारे पास फोर्थ है और इसके बाद यहां पर CH2OH करके ये फिफ्थ होता है। तो यहां पर जो फर्स्ट कार्बन है,
फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आके लग जाता है। जब फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आके लगता है, अब नाइट्रोजनस बेस आपको पता होने चाहिए, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। क्लियर। अब आपको पता है ये दोनों के लिए होता है, डीएनए आरएनए के लिए। देखो जिसमें मैंने डबल टिक किया है वो डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और सिंगल टिक यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए और थाइमीन ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए। क्लियर है ना। ठीक है, अब जरा देखना, ये जो फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, अच्छा आपको पता है प्यूरीन जो होते हैं ना, प्यूरीन नाम बड़े दर्शन छोटे, तो अगर हम प्यूरीन की बात करें ना तो प्यूरीन को आप समझेंगे यहां पर डबल मेंबर दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाया करेंगे इसको, आपके एनसीईआरटी में बना है ऐसे डबल मेंबर, और जो पिरिमिडीन होगा वो सिंगल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जरा देखना, ये बताओ जल्दी से फटाफट बताओ, जब ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस बात से मत कंफ्यूज होना कि बीटा नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं, देखो सब टीचर्स को पता होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा होता है वही जनरल लिख जाता है, मुझसे धोखे से लिख गया, नहीं तो मैं खुद ही नहीं लिखता। ठीक है, तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो जब यहां पर हमारे पास पेंटोज शुगर पर के पहले कार्बन पर जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तो इसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब अगर यहां पर फास्फोरिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए, यहां पर फास्फोरिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए, कौन से बॉन्ड के थ्रू, तो इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया जाए तो ये 5th पोजीशन पर फॉस्फेट भी आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। याद है ना सब लोगों को। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड इज द रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोटाइड इज द रिपीटिंग यूनिट फॉर व्हाट, यस, न्यूक्लियोटाइड एक रिपीटिंग यूनिट है ताकि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बने। आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और प्यूरीन पिरिमिडीन कैसे लगता है सब पता है, सब स्मार्ट बच्चे हो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था वाटसन क्रिक मॉडल में 2 स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल की बात गलत है, ये एंटी पैरेलल होते हैं और बेस इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं, बेस इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं। इस बात को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बात सही है। तो देखो जरा, बेस यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। क्लियर। तो देखो जरा, बेस कैसे इनसाइड लगे होते हो, जैसे हम देखते हैं, जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास कोई नाइट्रोजनस बेस है। बताओ डबल मेंबर्ड बना दिया तो डबल मेंबर्ड में क्या होगा, आप बता सकते हो। डबल मेंबर्ड या तो एडेनिन होगा या तो ग्वानिन होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास CH2 और यहां पर फॉस्फेट लगा दिया। ठीक है, अब जरा देखना, यहां पर नेक्स्ट जो हमारे पास शुगर है, इस तरह से ये नेक्स्ट शुगर है, इसका ये CH2 और ये फॉस्फेट जा करके, ये फॉस्फेट जो होता है इसके थर्ड से जुड़ जाता है, तो ये क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर ये थर्ड पर OH है और यहाँ पर H है, यहाँ पर कोई और नाइट्रोजनस बेस होगा, मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया साइटोसिन। ठीक है, अब जरा देखना, ये हमारे पास तो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे, इस तरह से आगे चल के ये कंटिन्यू हो जाएगी। इधर बनाए अगर, तो इधर क्या करेंगे, ये देखिए दिस, यहां पर आपको पता है एडेनिन के अपोजिट कौन आता है, थाइमीन आता है, तो मैंने यहां पर थाइमीन लगा दिया। ठीक है, ये सेकेंड है, तो ये थर्ड पर OH फ्री होगा,
और ये 5th पर ये CH2 होगा और यहां पर फॉस्फेट लगा होगा। फिर नेक्स्ट पेंटोज शुगर आएगी, नेक्स्ट पेंटोज शुगर जो आएगी यहां पर ऐसे करके, ठीक है, इसका ये थर्ड का OH है, ये फॉस्फेट से जुड़ जाएगा। सेकेंड पर तो H ही होता है, क्लियर। अब यहां पर ये इसका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहां पर ये 5th पर CH2 होगा और इसके बाद फॉस्फेट लगा होगा। तो यहां पर साइटोसिन के अपोजिट आपको पता है क्या लगेगा, ग्वानिन लगेगा, और ग्वानिन जो होता है वो डबल मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां पर ऐसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, और इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, और इस तरह से आपका डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो बनता चला जाएगा। ये देखो डबल स्टैंडर्ड DNA ऐसे बनता चला जाएगा। तो बताओ बेस बाहर लगे या अंदर लगे? बेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, बेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड, बस यही बात दिखानी थी, आपको पता है। तो बेसिस कैसे होंगे? इनसाइड लगे होंगे। तो इसका जो ऑप्शन था आपने देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पर। देखो अभी अभी तो बताया था आपको, क्वेश्चन में पूछा गया है सेल साइकिल की वो कौन सी फेज है जहां पर सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है। तो वैसे इंटरफेज में अपने आप को प्रिपेयर करती है, प्रिपरेटरी फेज होती है, बट मोर करेक्ट ऑप्शन शुड बी G2, मोर करेक्ट ऑप्शन शुड बी G2। तो G2 यहां पर ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो G2 अगर आपसे पूछा जाए कि सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करती है किस फेज में, तो आपको बताना है G2 में। किस में बताना है? G2। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 की। 108 देखिए 108 में दिया है द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है? चलो देखते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये बात गलत है, ठीक है। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ मैक्सिमल, ये सही है। टर्नओवर नंबर, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी गलत है। चलो इसको हम बात करते हैं, कैसे समझेंगे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। देखो आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है इसको ऑलरेडी, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को। देखिए यहां पर हमने क्या बनाया, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम रखेंगे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में रखेंगे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। आपने ये ग्राफ देखा है, दिस इज द ग्राफ, क्लियर। अब देखो ये ग्राफ क्या बताता है, देखो ये पॉइंट ऐसा है, दिस इज द पॉइंट जहां पर वेलोसिटी को हम बी मैक्स कहते हैं। तो यहां पर कोई और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अगर ये वी मैक्स है तो ये क्या होगा, वी मैक्स अपॉन 2 होगा, दिस इज बी मैक्स अपॉन 2। तो बी मैक्स अपॉन 2 पर भी तो कोई सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा, मान लिया हम इसको एस डैश कह देते हैं। तो एक्चुअल में यही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km कहलाता है। क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ फटाफट। Km वैल्यू, इट इज द Km माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच the velocity of the reaction is half of the maximum velocity, is half of the maximum velocity, ठीक है। आप तो ये जानते हो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को फर्दर आगे बढ़ाने पर फिर वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि एक्टिव साइट्स कंज्यूम हो जाती हैं, एक्टिव साइट्स आर नॉट फ्री, क्लियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम बात कर चुके थे ऑलरेडी कि यहां पर the substrate concentration at which the reaction velocity is half of the maximum velocity is called Michaelis Menten constant। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, देखो 109 पर आते हैं जल्दी से। 109 क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो 109 क्वेश्चन पर
Which of the following is example of प्रोस्थेटिक ग्रुप? कौन सा एग्जाम्पल है यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप का? तो देखिए आपको पता होना चाहिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ये हीम है, पेरोक्सीडेज और कैटालेज के लिए होता है, ठीक है। बाकी ये किसके एग्जाम्पल है? ये कोएंजाइम के एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो डिस्कशन तो बहाना है, आपको डॉक्टर यूं बनाना है। जरा देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर एंजाइम्स की, तो आपको पता है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है 23rd एस आरआरएनए से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ सिंपल एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं? कुछ सिंपल एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम जो होते हैं वो ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं पेप्सिन हो गया, नेक्स्ट ट्रिप्सिन हो गया, पेपेइन हो गया, ठीक है। पेपेइन ये सिंपल एंजाइम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स एंजाइम, या इसको हम लोग कॉन्जुगेट एंजाइम कहेंगे, या फिर इसको हम होलो एंजाइम कहने जा रहे हैं, होलो एंजाइम। तो देखो होलो एंजाइम जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट है, ठीक है, और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा ये पार्ट है, ठीक है। अब जरा देखना, अगर हम बात करें इसकी तो इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। व्हाट इज दिस? एपो एंजाइम। जो एपो एंजाइम होता है दिस इज द प्रोटीन पार्ट। क्लियर है ना आपको? दिस इज व्हाट? दिस इज कोफैक्टर। ये क्या होता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। सबको क्लियर है ना? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। अब बात करते हैं कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। याद है ना? याद किया है बायोमोलिक्यूल लास्ट पेज। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में जैसे कुछ मेटल आयन आ जाते हैं, Zn+2 कार्बोक्सीपेप्टिडेज वगैरह के लिए होता है। अब ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या क्या पढ़ते हैं जल्दी से बताओ? प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने पढ़ा है यहां पर हीम। क्या पढ़ा है? हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे यहां पर हीम किसके लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? कैटालेज लिखा है एनसीईआरटी में, एंड पेरोक्सीडेज। कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज के लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। जैसे हमारे पास H2O2 है, इसको ब्रेक कर देंगे H2O प्लस O2, H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम में अगर बात करते हैं तो NAD बात करेंगे, NADP की बात करेंगे। NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। यहां पर बोथ कंटेन विटामिन। कौन सा विटामिन जो यहां पर होता है वो B3 होता है, विटामिन B3, जिसको हम नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन। तो इतनी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए एंजाइम में कम से कम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर। तो क्वेश्चन था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपको पता हो गया हीम इज द एग्जांपल फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, द रिलेशन बिटवीन द माइटोसिस एंड द सेल साइकिल। अरे देखो माइटोसिस और सेल साइकिल के बीच क्या अंतर है? भाई देखो जो एम फेज है ना उसी को माइटोसिस कह रहे हैं हम, ठीक है। जो एम फेज है उसको क्या कह रहे हैं? माइटोसिस कह रहे हैं। और अभी तो हमने पढ़ा था ना कि सेल साइकिल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। जरा देखो फटाफट, ये देखो पहला डायग्राम, ये सेल साइकिल, ये टोटल क्या है? सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल को हम इंटरफेज और डिवीजन फेज में डिवाइड करते थे। इंटरफेज में
तो G1 S और G2 पढ़ते, और डिवीजन फेज में हम लोग M फेज पढ़ते। M फेज माइटोसिस फेज है, यहां पर आया समझ में। तो M फेज क्या है, एक स्टेज है सेल साइकिल की ना, ये पूरी क्या है, सेल साइकिल है, ये पूरी क्या है, सेल साइकिल है। लेकिन M फेज मतलब माइटोसिस इज द फेज, एक स्टेज है किसकी, सेल साइकिल की। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन बिटवीन द माइटोसिस एंड द सेल साइकिल इज, तो माइटोसिस इज द इंटायर सेल साइकिल, गलत है भाई, ये कैसे हो सकता है, माइटोसिस इंटायर सेल साइकिल कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, माइटोसिस इज द स्टेज विद इन द सेल साइकिल, ये सही है, ठीक है। अगले ऑप्शंस, द सेल साइकिल अकर इंडिपेंडेंट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस एंड द सेल साइकिल आर अनरिलेटेड प्रोसेस, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया यहां पर जो करेक्ट, वो है सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, बहुत ही आसान है। देखो जरा, क्वेश्चन में दिया है द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम at equatorial plate during metaphase is essential for, clear, the alignment of the chromosome at the equatorial plate at metaphase is essential for equal distribution of genetic material to the daughter cell, यही ऑप्शन लग रहा है। efficient DNA replication नहीं होगा, formation of the cell plate, ठीक है। अब देखो सेल प्लेट तो साइटोकाइनेसिस का पार्ट है, इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब 111 का ऑप्शन भी है 1। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल, सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज अकर कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द सेल साइकिल। देखो साइटोप्लाज्म तो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता रहता है, साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता रहता है, ये बात तो सही है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स स्पेसिफिकली ओनली ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, पकड़ लिया आप लोगों ने, प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, G2 की जगह क्या होना चाहिए, S फेज पर होता है, अरे G2 पर, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर द इंटरफेस ऑक्युपाई मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, यस ह्यूमन सेल में ये 23 आवर्स के आसपास का टाइम ले लेती है, और ईस्ट में भी 90 मिनट का टोटल सेल साइकिल होता है, तो उसका 95% टाइम आपको परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बात भी सही है। तो जरा देखते हैं कौन सा फर्स्ट और थर्ड को मिला रहा है भाई, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 113, चलो देखते हैं भाई 113 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 113, consider the following statement regarding to the G0 phase. The cells of G0 phase are metabolically inactive. देखो ये कौन कहता, अरे भाई G0 एक सेल साइकिल की फेज है, वहां की सेल डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कैसा है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगी, ये बात तो गलत लग रही है, ये तो गलत है। Cells in the G0 phase exit the G1 phase do not further divide, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है G0 phase is also known as quiescent stage of the cell cycle, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो सेकेंड एंड थर्ड को सही कौन सा बता रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो ये ऐसे ही है, मान लो कहीं पर एथलीट्स हैं और वो एक राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है, और कोई एक एथलीट है घूमते घूमते थक गया तो बाहर बैठ जाएगा, क्या उसकी मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी, बस वैसे ही होता है। वो सेल जिसको डिवाइड नहीं करना होता है वो अलग हट जाती है, वो कौन सी स्टेज पर चली जाती है, G0 स्टेज पर चली जाती, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है।
चलो, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 113। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। Identify the stage of the mitosis shown here. Identify the stage of mitosis shown in the given figure. आपको पता है प्रोफेज पर तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में फिर मेटाफेज पर क्या है, क्रोमोसोम जो होता है काफी मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी आसानी से विजिबल होती है, और हम उसको कहां पर देखते हैं, सेल प्लेट पर, क्या बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है उस पर देखते हैं। क्लियर। अब इसके हम बात करते हैं। फिर प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, अब एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम का शेप देखते हैं ना, है ना। तो जो शेप होता है तब क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट क्रोमेटिड सेपरेट, ऐसे करके जब स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर पहले तो यहां पर लगे हैं क्रोमोसोम, तो ऐसे करके स्पिंडल फाइबर खींचते हैं, तो जो एक क्रोमोसोम में जो दो सेंट्रोमियर जुड़ी होती है, दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पर जुड़ी होती हैं, ये दोनों ही क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है, और इस तरह से अपोजिट पोल की तरफ ये क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं ये मूव करने लगती हैं। इसका मतलब ये कौन सा फेज हो गया, जल्दी से बताओ फटाफट, एनाफेज। क्लियर। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज प्रोफेज का अपोजिट है। जो चीजें प्रोफेज में गायब हुई थी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, वो सारी चीज टीलोफेज में अपीयर हो जाएगी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एनाफेज। मैंने लगा दिया ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन में दिया है, आपको बताना है यहां पर, कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला है असर्शन। तो देखिए असर्शन में हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है मियोसिस डज नॉट अकर इन आर्कीबैक्टीरिया। अरे भाई आपको पता है ये प्रोकैरियोट का मेंबर है, हैप्लॉइड है, तो मियोसिस की जरूरत ही क्या है, तो मियोसिस तो नहीं होती, तो बात तो सही हो गई। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया आर जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली वाया बाइनरी फिजन, ये भी सही है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, दोनों को बिकॉज से जोड़ दो, ठीक है, अगर जुड़ जाए तब एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगा। तो मियोसिस डज नॉट अकर इन आर्कीबैक्टीरिया बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया आर जनरली रिप्रोड्यूस्ड बाय asexually by binary fission, और binary fission is a mitosis, है ना। इसका मतलब ये रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, फर्स्ट सही हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखो ये क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, द न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, एक नाइट्रोजनस बेस था ना, नाइट्रोजनस बेस शुगर के किस पर, कार्बन पर लगा था, फर्स्ट कार्बन तक, और वहां पर बॉन्ड कौन सा था, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, और एक पेंटोस शुगर थी, अरे वही पेंटोस शुगर पर ही तो नाइट्रोजनस बेस लगा था जब उसने क्या बनाया था, न्यूक्लियोसाइड, और एक फॉस्फेट ग्रुप, और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाता था तो ये बन जाता था न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ ये स्टेटमेंट तो सही है कि गलत है, सही है एकदम से। अगला क्वेश्चन है द यूरासिल, अगला ऑप्शन, यूरासिल इज द नाइट्रोजनस बेस फाउंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। बताओ ये बात तो पूरी तरह से गलत है ना, पढ़ चुके ना बच्चे आप लोग, बताओ यूरासिल क्या दोनों डीएनए आरएनए में पाया जाता है, ऐसा है नहीं ना। देखो आपने जब देखा था आपको पता है, ये देखो लिखा हुआ यूरासिल फाउंड इन आरएनए, यूरासिल फाउंड इन आरएनए, थाइमीन फाउंड इन डीएनए, बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एजी चौहान, कौन जल्दी से बताओ, एजी चौहान फाउंड इन बोथ डीएनए आरएनए, एजी चौहान जो होते हैं बोथ डीएनए आरएनए पे पाए जाते हैं। तो बताओ यहां पर ऑप्शन में कह रहा है कि यूरासिल इज द नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन डीएनए एज वेल एज आरएनए, ये गलत है, तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो बताओ फर्स्ट यहां भी करेक्ट, यहां भी करेक्ट, बट सेकेंड को करना है इनकरेक्ट, तो सेकेंड यहां पर है इनकरेक्ट, ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर है 117। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 117 की बात करते हैं, जल्दी देखते हैं भाई, 117।
देखो भाई 117 की, तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके सामने आया हुआ है 117। देखो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हाई टेम्परेचर कैन लीड टू इंक्रीज रेट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट। बोलो भाई C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर पर होगा कि नहीं होगा? यस होगा। फोटो रेस्पिरेशन occurs because the enzyme Rubisco has higher affinity for CO2 than O2। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट में झोल लग रहा है। क्यों? देखो रुबिस्को जो है ना, रुबिस्को तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है, फिर भी ये डिटरमाइन करता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये बाइंड करता है। अब आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में जो RUBP 5 कार्बन की कीटो शुगर है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बाइंड करती, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बाइंड करती है, तो PGA बनाती है। क्या बनाती है जल्दी से बताओ फटाफट? PGA, और एक 2 कार्बन का कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है फास्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाती है? फास्फोग्लाइकोलेट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट मानोगे कि नहीं? बोलो भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पहचानने में आ गया। ये क्या है? देखो डबल मेंबर्ड है तो प्यूरिन होगा। ये एक नाइट्रोजनस बेस है ना, और मैंने बताया था नाम बड़े दर्शन छोटे। प्यूरिन का नाम छोटा है तो दर्शन बड़ा है, पिरिमिडीन का नाम बड़ा है तो दर्शन छोटा है, तो इसका दर्शन बड़ा है मतलब नाम छोटा होगा, तो ये प्यूरिन होगा। अब बताओ जरा, आपको प्यूरिन के एग्जांपल्स अगर याद हो तो प्यूरिन के एग्जांपल है एडेनिन एंड ग्वानिन। आपको एनसीईआरटी याद आ रहा हो तो ये कौन बने? एडेनिन दादा। ठीक है, तो इट इज ए सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन आ गया समझ में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कोलेस्ट्रॉल का कोई ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो वहां पर साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन की रिंग दिखाई देती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज करेक्ट। तो कौन सा है? ओनली 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। बिल्कुल सही है, कंपिटिटिव इनहिबिटर जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है उनके रेट को घटा देता है। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड रिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये भी एकदम से सही जवाब है। अब आपको पता है 2 ऑप्शन तो आपको पता चल गए कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब जरा आपको बताना है कि यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है गलत है। बताओ, पानी पीता हूं तब तक। बोलो भाई जल्दी फटाफट बताओ। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा बिकॉज से जोड़ दो, अगर जुड़ गया तो सही हो जाएगा, नहीं जुड़ा तो फिर। तो हम पढ़ते पूरा स्टेटमेंट। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन बिकॉज कंपिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड रिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरा बन गया। तो असर्शन रीजन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी सही होगा और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 120 पर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी में न्यूक्लिक एसिड के बाद ये दिया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है।
तो वहीं से स्ट्रक्चर के बारे में देखो, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन द गिवन फिगर। तो पहले आपको दिखाओ, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइमरी तो है नहीं, प्राइमरी में तो अमीनो एसिड 1 by 1 चैन लाइक फैशन में अरेंज होती हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो गलत है। अब सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड 1 by 1 चैन लाइक मैनर में लगी होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है अल्फा हेलिक्स, तो यहां पर कोई ऐसा हेलिक्स हेलिक्स भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात ही मत करो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सेकेंडरी बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंडरी के कॉम्बिनेशन से बनेगा, फिर जो इसके बाद फर्दर टर्सरी से क्या बनेगा, क्वाटरनरी बनेगा। तो आपको पता है पहले प्राइमरी प्रोटीन होती है, प्राइमरी के बाद क्या होता है, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी में दो पढ़ते हैं, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीड। टर्सरी में हम फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़ते हैं, और इसके बाद क्वाटरनरी प्रोटीन्स पढ़ते हैं। तो उसी में से एक एग्जांपल है ये, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन था, तो ये क्वेश्चन बना दिया गया वहां से, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 121, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कह रहा था डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल इन G1 फेज इज 2C, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट आफ्टर द S फेज। तो देखो जल्दी से हम चलते हैं अपने पुराने डायग्राम्स पर, जहां पर हमने कुछ पढ़ा था, और वहीं पर आ जाते हैं जल्दी से। देखो ये वाला डायग्राम साफ सुथरा बता रहा, यहां पर अगर हम सेल साइकिल, ये हमने बनाया था एस फेज के बारे में बनाया था, ये एस फेज है। देखो एस फेज में क्या होता था, डीएनए 2C से 4C हो जाता था, C से 2C हो जाएगा, 3C से 6C हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है। अब जरा देखना, इन्होंने G2 फेज में डीएनए का अमाउंट दिया हुआ है, G2 फेज में। अब देखो अगर G2 फेज में दिया है, तो मैं आपके सामने यहां पर सेल साइकिल बना रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन में G2 दिया है या M दिया है, आप ध्यान से देखो। ये हमारे पास G1 है, ये S है, और ये G2 है, ठीक है। ये M फेज है, यहां पर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो G1 पर अमाउंट कितना दिया है, 2C। क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन में दिया है G1 पर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, तो आपको एस फेज के बाद का अमाउंट बताना है। तो देखो एस फेज के बाद क्या ही आता है, एस फेज के बाद G2 आता है, मतलब यहां पर आपको अमाउंट बनाना है। अब बताओ अगर एस में अगर आप 2C है तो कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। तो वही जो 4C होगा वही तो G2 में आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4C। क्लियर, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी 4C। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 को। चलो भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 122। तो पहला यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंजाइम एक्टिविटी इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट। सही बात है, एंजाइम जो होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन बी चेंज अल्टर्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर एज वेल एज पीएच। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी सही है। अब आप बताइए क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are the correct option. Both statement 1 and 2 are the correct option. Next question है हमारे पास 123। क्वेश्चन है which phase of the cycle is characterized by the duplication of the centriole in animal cell। बोलो भाई जल्दी से बताओ फटाफट, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एनिमल सेल में कौन सी साइकिल कराती है। ये देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रियोल। यही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में हुआ था, एस फेज में। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है
वो क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। एनिमल सेल में किस पर होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। एस फेज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एस फेज will be the correct option. Now move to the next question, 124. अब देखिए, a factor that least likely to affect enzyme activity, मतलब वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत कम अफेक्ट करता है। तो आपको पता है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर के लिए बात करते हैं तो कुछ ऐसा करवाता है ना, यहां पर टेम्परेचर कौन सा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। लो टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पीएच के लिए, तो जरा देखो पीएच के लिए भी एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी और पीएच के लिए भी बेल शेप कर्व आता है। तो आपको पता है एंजाइम की एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच पर बहुत अच्छी होती है, ऑप्टिमम पीएच पर अच्छी होती है। तो देखो टेम्परेचर तो मोस्ट लाइकली है, पीएच भी लाइकली है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको पता है। ये देखो एक और ग्राफ देखो ध्यान से, ये देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ती चली जाती थी, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ती चली जाती थी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, उसको वी मैक्स कहते थे। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट डालता है। तो यहां पर तो लीस्ट लाइकली पूछा गया है, तो टेम्परेचर पीएच सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंजाइम कंसंट्रेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया समझ में। देखो ये ग्राफ भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देखो इनमें से एक ग्राफ तो पूछा जा चुका है, अब हम देखते हैं आगे है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 125 हमारे सामने आ गया है। देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे कह रहा है कि अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल is found to be consist of 20% thymine, the percentage of cytosine। अब जरा देखना एक बात, तो आपको तो पता होता है 4 गैप रूल के अकॉर्डिंग जितना परसेंट थाइमीन का होता है उतना ही परसेंट एडेनिन का होता है। तो अगर एडेनिन दिया है 20% तो थाइमीन भी होना चाहिए 20%। चलो ठीक है, अब अगर 20 और 20 इसका जोड़ ले तो कितना आ गया 40, तो एडेनिन थाइमीन मिलकर के 40 हो गया। अब हम आते हैं साइटोसिन प्लस ग्वानिन कितना होगा, ये 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब देखो 60 हो गया, 60 में आधे ग्वानिन और आधे साइटोसिन, इसका मतलब 30% ग्वानिन होना चाहिए और 30% साइटोसिन होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये वाला ऑप्शन लगा दिया होगा, लेकिन पता है गलत है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, ये तो तब डिसाइड करते हैं जब ये पेयरिंग होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो आपने अगर ये लगाया तो आपका ऑप्शन तो गलत हो गया। तो इसलिए आपको पता चल गया लेस देन 20 मोर देन 20 कुछ भी ऑप्शन में नहीं आने वाला है, और यहां पर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द गिवन डाटा, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिया है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता तब आपका ऑप्शन सही हो जाता सेकेंड, यहां पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपने अगर जल्दबाजी कर दी थी क्वेश्चन पढ़ने में तो आपका तो गलत हो गया। अगर ध्यान से पढ़ा और बच गए तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ डीएनए कैन बी फाउंड आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया। तो चलो हम एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने आपके सामने ई कोलाई बैक्टीरिया बना लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया, और यहां पर इसका ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए बना लिया। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। इसको हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, जीनोमिक डीएनए। इसी को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ये एक्चुअली बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है। लेकिन इसके अलावा अदर देन दिस, बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए भी पाया जाता है। इस डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं भैया, जल्दी बताओ फटाफट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये क्या है? प्लाज्मिड है। आपने बायोटेक्नोलॉजी में इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल को पढ़ा होगा, ठीक है। किस तरह से वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, किस तरह से जीन को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है? प्लाज्मिड डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी बैक्टीरियल डीएनए जैसा ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है? डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैं एडिशनल बात कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया और किसी क्लोरोप्लास्ट, इनके पास डीएनए होता है। इनके पास राइबोसोम होते हैं, 70S वाले राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इनके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम है, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, आरएनए और राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बन जाएगा। मतलब इनके पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है। क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ठीक है। तो डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है। समझ में आ गया ना? इसका मतलब इनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहां का जो ऑप्शन था वो क्या था भैया? जल्दी बताओ फटाफट। दैट वाज द प्लाज्मिड डीएनए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 127। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 127। फटाफट पता चल गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विद इन द लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव इन। तो बताइए कब एक्टिव होते हैं ये? लाइसोसोम एसिडिक पीएच होता है भाई। लाइसोसोम को हम